तो गुरु शुरू करते हैं आज का अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ठीक है, पार्ट 1 प्रैक्टिस सेशन। जो लोग सीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भैया देयर इज नो बेटर वे टू प्रिपेयर। ठीक है, राइट नाउ, जबकि हमारे पास लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। पीवाईक्यूज के अलावा कोई बेटर वे नहीं है चीज़ों को प्रिपेयर और रिवाइज करने का। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इसको करंट, ठीक है, जो भी आपके पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको करंट से लिंक करके जो चीज़ें आपकी बनती है वो यहाँ पे प्रिपेयर साथ में रिवाइज भी करेंगे। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, ये 2022 के पीवाईक्यू है। ठीक है, 2022 के एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज है, क्योंकि 2023 के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीवाईक्यू की सीरीज में। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxides? तो इसका एकदम ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। देखो, यहाँ से हमने एक ट्रेंड भी पकड़ना है कि 2021 में उन्होंने सेम क्वेश्चन शुगर केन के लिए पूछ लिया था कि भैया सबसे ज्यादा इसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी है। शुगर केन है, राइस है, कॉटन है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने शुगर केन पे पूछ लिया था। शुगर केन इज मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ठीक है ये मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन की बात है, दैट इज योर राइस। ठीक है, राइस में क्या होता है गुरु कि आपको वाटर लॉक्ड रखना पड़ता है अपना। ठीक है, पूरा जो भी राइस की क्रॉप होती है ये वाटर लॉक्ड रहती है एक लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम तक वाटर लॉक्ड होने की वजह से जो राइस में नीचे ठीक है जमीन में ह्यूमस रहता है, वहाँ पे अनेरोबिक कंडीशन बनने की वजह से, अनेरोबिक कंडीशन बनने की वजह से भैया वहाँ पे मीथेन का एमिशन होना शुरू हो जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड किस लिए? क्योंकि भैया वहाँ पे स्पेशली जो भी अंदर ठीक है उसमें ठीक है राइस में जो आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं इसमें ओवर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है, तो उसका भी एमिशन इसमें होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का सबसे ज़्यादा एमिशन आपके राइस से देखने को मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे यही नहीं रुकना है। यूपीएससी ने और वेरियस ठीक है अदर स्टेट के एग्जाम्स में इन्होंने कुछ अतरंगी क्वेश्चन पूछे हुए थे। फॉर एग्जांपल इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब हमें इन तीनों को भी अच्छे से स्टडी करना है। नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन जो है ठीक है आपके जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, मोर देन 71% आपकी जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल रहती है। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है। ठीक है, 73। ठीक है, तो नंबर वन। नंबर दो कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। और जो भी आप ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोटेंशियल है उसको एक बेस यूनिट माना जाता है। समझ रहे हो, बाकी का पोटेंशियल इसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मीथेन जो है इट इज मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज इवन मोर पोटेंट देन इवन मीथेन। ठीक है, और मीथेन पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मीथेन इज अ शॉर्ट लिव्ड, याद रखना, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, लॉन्ग लिव्ड नहीं है। लगभग 12 से 20 साल के बीच जो है मीथेन आपकी ठीक है रहती है, आपके एनवायरनमेंट में रहती है, आपकी एटमॉस्फेयर में रहती है। तो यहाँ से भी वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। आपने मुझे बताना है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ली गई और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यही क्वेश्चन इन्होंने यूपीपीसीएस में भी ये पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है। अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ से सीधा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखो, कार्बन डाई इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है यूपीपीसीएस के कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2013 वाले क्वेश्चन में भी यही आ गया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कार्बन टेट्राफ्लोराइड को डाल के अपना ही जो आंसर है वो इन्होंने गलत इसमें डाल दिया हुआ है। राइट, कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। समझ रहे हो, इट इज अ हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। और ये ठीक है इसका जो लाइफ स्पेन है ये भी बहुत ज्यादा है, लगभग 58,000 साल तक जो है ये आपके एनवायरनमेंट में रहती है। बहुत ही ज्यादा बड़ा इसका लाइफ स्पेन है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन अवेलेबल रहता है। तो इसी वजह से आप इसे ठीक है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ठीक है के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इनमें से ओडीएफ कौन सा है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जहां जहां आपको ठीक है जहां जहां आपको फ्लोरीन दिखे, जैसे सीएफसी होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो जहां जहां आपको फ्लोरीन मिले ठीक है समझ लेना कि है ना, या फिर जहां जहां आपको ब्रोमीन कहीं पे मिले ठीक है, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन। तो जहां जहां ब्रोमीन मिले, फ्लोरीन मिले, याद रखना ये जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे। देन अमोनिया एंड ओजोन, ठीक है, एंड यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से हमने सर्च ये बात करनी है कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है, क्योंकि ऐसा इन्होंने 2022 में क्वेश्चन, आगे हम देखेंगे 2022 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी गैसेज जो है ये आपके
एसिड रेन कॉज करवाती है। एक ऑप्शन उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी था जो कि एसिड रेन कॉज नहीं करवाती है। ऐसे ही वो फ्यूचर में आपको दे देंगे कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कौन कौन करवाती है। ऑप्शन में दे देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट एसेंशियली अ ग्रीन हाउस गैस। ये खुद में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हालांकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करवाने वाले जो एरोसोल है उनको जनरेट करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये खुद में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा नहीं करती है। सल्फर डाइऑक्साइड इन फैक्ट ग्लोबल कूलिंग में, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग में अपना रोल प्ले करती है। जो आप कहते हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने पीवाईक्यू भी बनाया था कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन। जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन है, इसमें सल्फर के पार्टिकल्स स्ट्रेटोस्फियर में डाल दिए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में डाल दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि सल्फर के जो चमकीले पार्टिकल हैं वो स्ट्रेटोस्फियर से ही सन की लाइट को, रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग का इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज नहीं करवाती है, ये बात यहाँ से याद रखनी है। फिर वही क्वेश्चन इसमें यहाँ पे भी पूछा हुआ था, डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। देन इसमें आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कॉज करवाती है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जरूर करवाती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर नहीं, सल्फर के ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करवाते हैं। सो दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 2022 का। देखो इस क्वेश्चन में, मैं इस अतरंगी क्वेश्चन में खुद भी फंस गया था। मैपिंग से रिलेटेड है और ये इनका ट्रेंड बन गया है कि भैया होकेरा, रेणुका, रुद्र सागर, ठीक है, षष्टम कोटा, ये कहाँ कहाँ के है। तो होकेरा जो है ये पंजाब का नहीं है गुरु, ये आपके JNK में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये षष्टम कोटा, ठीक है, वेम्बनाड षष्टम कोटा अष्टमुड़ी, VSA, ये याद रख लेना, ये आपके केरला में होता है, ठीक है, ये आपके तमिलनाडु में नहीं है। ये दोनों आपकी बातें सही है। यहाँ से एक एक रिसर्च आपने ये भी करना है कि जो रेणुका वेटलैंड है भैया, ये हिमाचल में तो है ही है, लेकिन ये देश का जो है स्मॉलेस्ट वेटलैंड भी है, ये आपको याद रखना है ना। और ये सारी रामसर साइट्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा पूछ लेगा कि रामसर साइट जो है इनमें से कौन कौन सी है। वाई? क्योंकि भैया इस साल 5 नई रामसर साइट्स ऐड हुई है और आई थिंक 80 के आसपास हमारी रामसर साइट्स टोटल बन गई है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? तमिलनाडु के पास, आई थिंक 16 या 17 इसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। जो नई ऐड हुई है इनकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, इनकी डिटेलिंग पता होनी चाहिए, कौन सी नेचुरल है, कौन सी मैन मेड है। तो याद रखना, यहाँ से याद करने के इन इन नई 5 को तो याद कर ही लेना। वो कैसे भैया? मगधी, ठीक है, अंक समुद्रा, अघनाशिनी, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अंक और अघ, अंक और अघ कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका, अंक अघ, अंक अघ कहाँ है? कर्नाटका में, याद रखना है। मैप मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, एक बार देख लेना अच्छे से। और मगधी, मगधी कहाँ है? कर्नाटक में। ऐसे याद रखो कि मगध से आपका जो, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को अपनाया और उन्होंने अपनी जो, ठीक है, संलेखन की पद्धति से अपने प्राण कहाँ पे त्यागे थे, वो मॉन्क कहाँ बने थे, कर्नाटक में वो कौन सी जगह थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो याद कैसे रखना है भैया? मगध कहाँ गया? कर्नाटक। मगध का राजा कहाँ गया? कर्नाटक। मगधी कहाँ है? कर्नाटक में। अघनाशिनी, अंक समुद्रा, याद रह जाएगा। इसमें याद रखना। अब चलो इनको भी देख लेते हैं। नीचे तमिलनाडु में करेवेती और लॉन्गवुड शोला। लॉन्गवुड तो याद रह जाएगा आपको, लॉन्गवुड लॉन्गवुड लॉन्गवुड। लंबी लकड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। लंबी लकड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, नीलगिरी में, बिल्कुल। और ये आपका जो करेवेती है ये भी आपके तमिलनाडु में। करेवेती, करेवेती, चरेवेती, चरेवेती कहाँ? तमिलनाडु। चरेवेती, चरेवेती, ये आप सुनते हैं ना, चरेवेती चरेवेती, कहाँ चलेगा ये? तमिलनाडु में। इन 5 को तो याद रख ही लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो एक ना एक इसमें जरूर आएगी वो। यहाँ से एक स्टेटमेंट वो और देगा, ये जो अघनाशिनी एस्चुरी है भैया, ये आपका ठीक है, ये ब्रैकिश वाटर एस्चुरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है। और अघनाशिनी रिवर पे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, अगर वो अघनाशिनी एस्चुरी पे नहीं बनाए, अघनाशिनी रिवर पे क्वेश्चन बनाएगा कि क्या ये ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग। भैया ये वेस्टर्न घाट से निकल के यहाँ आपके, ठीक है, ये जो आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी में चली जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ठीक है, भरत पूजा रिवर, भरत पूजा रिवर ये कहाँ पे है, ठीक है, और ये वेस्ट फ्लोइंग है या फिर ईस्ट फ्लोइंग है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो आपकी जुआरी रिवर है, जुआरी रिवर, जुआ कहाँ खेला ठीक है, गोवा में जाके जुआ खेल दिया, तो जुआरी रिवर कहाँ है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये अंक समुद्र का याद रख लेना भैया, इसको याद रख लेना। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्चुअल में एक टैंक है, ये एक्चुअल में एक मैन मेड टैंक है, तो इस पे क्वेश्चन वो बना सकता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है जो पिछले 3-4 साल में नई जो रामसर साइट से ऐड हुई है।
ये आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। कैसे याद रहेगी? करिकिली तो याद रख लेना, करिकिली करिकिली कहाँ? तमिलनाडु। करिकिली और करेवेती, करिकिली करेवेती कहाँ? तमिलनाडु में। पल्लीकरनी पीचावरम, पी पी से शुरू होने वाली पल्लीकरनी पीचावरम कहाँ है? तमिलनाडु में। समझ रहे हो? इन 5 को याद रख लेना क्योंकि ये लेटेस्ट ऐड हुई है। तमिल अगर कोई आएगा ना तो तमिलनाडु की एक ना एक उसमें जरूर आएगी। करिकिली, करेवेती, पल्लीकरनी, पीचावरम, ठीक है? तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में। सखाया, ठीक है, ये जो सखिया है ये मध्य प्रदेश में है। पाल वेटलैंड याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, मिजोरम। पाल वेटलैंड कहाँ है? मिजोरम में। खिजादिया गुजरात में है, ठीक है। बखीरा, बखीरा यूपी में है, बखीरा। आप मुझे बताएंगे कबरताल कहाँ है? कबरताल कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और सूर सरोवर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हैदरपुर, हैदरपुर भी आपके, हैदर कहाँ हुए याद रखो, हैदर कहाँ है? यूपी में, ऐसे याद रखो थोड़ा, राइट। देन ठीक है, आपको ये सुल्तानपुर, सुल्तान हरियाणा का सुल्तान, भिंडावास हरियाणा, ठीक है। सुल्तानपुर भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में है। थोल लेक कहाँ है? गुजरात में। वदावाना वेटलैंड, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए था, ये भी आपके गुजरात में। क्लियर? नेक्स्ट, सोकार कहाँ पे है? सोकार एक्चुअल में 2 वेटलैंड्स का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको लद्दाख में मिलेगा, ये जे&के में नहीं है, याद रखना है, ठीक है। सोकार वेटलैंड वॉज एडिड, ठीक है। और ये एक हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें और आप मुझे बताएंगे कि सोमोरिरी कहाँ है? सोमोरिरी कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये सभी को पता है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक क्रेटर है। एंड देन जो सुर सरोवर, ये मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। कीथम लेक भी इसी को आप कहते हैं, ये यूपी में है, राइट। और असन बैराज कहाँ है? इस पे पीवाईक्यू बना भी हुआ है, असन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये उत्तराखंड में है। और ठीक है, कंवर तेल या कबरताल, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, बिहार में है। आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था। देन ये जो कोलकाता है, कोलकाता में आपका सुंदरवन फॉरेस्ट रिजर्व, ये ठीक है, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है, ये भी याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में सबसे पहले जो 2 रामसार साइट्स बने वो कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और नलबाना बर्ड सेंचुरी आपको कौन से रामसार साइट्स में मिलेगा? अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चन बना सकता है वो। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यहाँ से एक चीज हमने ये भी जाननी है कि नॉर्मली जो ऐसी चीजें होती है कि ट्रैकर हो गया, ठीक है, या फिर क्लाइमेट क्लॉक हो गया, ये फलाना ढिमकाना, ये इस तरीके के जो इनिशिएटिव होते हैं ये एनजीओज के इनिशिएटिव होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, राइट, जो चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ से एक अतरंगी क्वेश्चन ये भी बना देगा कि भैया ये क्लाइमेट एक्शन को फंड करता है, नहीं, ट्रैक करता है, ठीक है, डेटा इकट्ठा करता है। सो इट इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइज है ना, यहाँ से वो ये भी पूछ लेगा कि इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म, नो। अब जब हम क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को मैं, ठीक है, इसमें स्टडी कर रहा था, तो भैया इसमें मुझे एक और, ठीक है, 2 ऐसी जगहें मिली जहां से वो पोटेंशियल क्वेश्चन आपको बनाएगा कि भैया इनको जो है, इनको फंड कौन कर रहा है। एक क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन और एक यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, ये दोनों एनजीओज हैं, ठीक है। ये एक तरीके से फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करती है ना। जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा मारेंगे और फिर इनको वो दे देंगे, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को भी ये फंड करते हैं। तो यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन, यहाँ से फ्यूचर में वो क्वेश्चन बना सकता है। इनफैक्ट क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन को जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्लीन कूलिंग इन कोलेबोरेटिव है, क्लीन कूलिंग कोलेबोरेटिव एंड क्लाइमेट एंड लैंड यूज अलायंस, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टॉक टेक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है। आपने ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में तो पढ़ा होगा कि भैया फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक आफ्टर पेरिस क्लाइमेट डील के बाद जो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सी कॉप में, कहाँ पे हुआ है, कौन सी कंट्री में हुई थी वो कॉप, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक एक्चुअल में क्या होता है? जो भी आपकी ठीक है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के टारगेट्स होते हैं, वो आपने कितने फुलफिल किए, इसकी असेसमेंट अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, ये होता है ग्लोबल स्टॉक टेक नॉर्मल। बट एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टॉक टेक भी है कि भैया कंट्रीज के अलावा भी हम एनजीओ है, ठीक है, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन, हम एनजीओ है, हम भी आपके जो जो टारगेट्स हैं उनको आपने कितना अचीव किया है उसको हम यहाँ पे असेस करेंगे। सो इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टॉक टेक कौन करवाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है वो, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन। और ये चीजें वर्क करती है, मैं बताऊं आपको जो है ये देता हूं मैं, ठीक है, एविडेंस देता हूँ। यहाँ देखिए क्लाइमेट ग्रुप EP100, ठीक है, क्लाइम अंडर 2 कोalition, ये सब चीजें इन्होंने 2022 में पूछी, यही चीज इन्होंने 2020 में पूछी। अंडर 2 कोalition यहाँ पे आया हुआ था, अंडर 2 कोalition,
समझ रहे हो? इन चीजों पे वो PYQ यहीं से वो क्वेश्चन बनाएंगे। वो जो अतरंगी कहीं पे मतलब ऐसे आपको लगता है ना कि फालतू की ऑर्गेनाइजेशन दे दी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, भाई साहब हमने कहीं पढ़ा नहीं था, वो कहाँ से देता है? वो इन्हीं इन्हीं वेबसाइट से उठा करके देता है। उनके क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जो है आपको CSC 2023 में आए। क्लीन कूलिंग कोलेबोरेटिव, क्लाइमेट एंड लैंड यूज अलायंस एंड इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टॉकटेक। ये कौन करवाता है? क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन। ठीक है, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन जो कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को भी फंड करता है, और ये दोनों NGOs हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। हो सकता है सही हो, अभी स्टैंड बाय मोड में रखो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। स्टैंड बाय मोड में रखो। EP100 brings together leading companies committed to driving द है ना इनोवेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये बात तो एकदम सही है ना? किसी को अगर EP100 का पता है तो उसे पता होगा। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100। भैया ये सबसे जेनरिक स्टेटमेंट है, होगी। समझ रहे हो? अगर इसके उल्टा सोच के देखो कि नो इंडियन कंपनी इज मेंबर, है ना, तो इसे स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसे तो हटा ही दो, जहां 4 होगा वही आपका आंसर होगा। देन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोalition, राइट। ये अंडर टू कोalition अगर आपने पहले स्टडी किया होता तो आपको पता होता कि भैया ये एक NGO है। तो IEA, ठीक है, ये इसे सेक्रेटेरिएट कैसे ही दे देगा खुद, जब खुद IEA OECD में बैठा हुआ है। समझ रहे हो? आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो खुद हेडक्वार्टर है वो OECD में है। ये इसको कैसे ही सेक्रेटेरिएट दे देगा या सेक्रेटेरियल सपोर्ट दे देगा? और ऊपर से ये NGOs है यार, है ना? NGOs को कोई गवर्नमेंटल एजेंसी इस तरीके की सपोर्ट दे, मजा थोड़ी ना आता है सुनने में। हटाओ इसे यार, हटाओ इसे। समझ रहे हो? मजा थोड़ी आता है सुनने में। तो यही बात है। जो सेम चीज है, यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे भी पूछा हुआ था कि भैया इनमें से कौन कौन सी जो एग्रीमेंट्स है वो किस चीज से रिलेटेड है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हेग कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। टेलेनोवा डायलॉग क्या ग्लोबल क्लाइमेट से रिलेटेड है। और अंडर टू कोalition क्या चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। भैया इन्होंने एक्चुअल में, ठीक है, ये जो हेग कन्वेंशन है ये चाइल्ड एबडक्शन से रिलेटेड भी है, ये वॉर क्राइम से रिलेटेड भी एक हेग कन्वेंशन है, और एक हेग कोड ऑफ कंडक्ट। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, राइट। और तो ये कुछ चीजें हैं, है ना, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बायोलॉजिकल केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है। टेलेनोवा डायलॉग, यस, ये आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अंडर टू कोalition, यहाँ से नाम से ही पता चलता है, अगर आप इसे एलिमिनेट कर पाओ। अंडर टू का मतलब है किसी चीज को आपको 2 साल से नीचे रखना है ना? तो क्या बच्चों को 2 साल से नीचे रखना है? नहीं, आपको किसी चीज को 2 से नीचे रखना है। 2 से नीचे रखने की बात हम क्या करते हैं? किस चीज के बारे में? लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की हम बात करते हैं कि भैया हमें क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है बाय 2100 AD, राइट। तो यहाँ से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक इस चीज से रिलेटेड बनता है। तो अगर आपको एलिमिनेट करना भी है, क्योंकि देखो ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि इनमें से कोई ना कोई तो गलत है ही है, तो सबसे पहले जो एलिमिनेट करना है उसे ये कर दो। अब आप ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो। जिसे मालूम है टेलेनोवा प्रोटोकॉल का तो वो 1 और 3 डेफिनेटली लगाएगा। अब देखो ये क्लाइमेट ग्रुप क्या वाला है। सबसे पहले ये जान लो, ये एक NGO है जो क्लाइमेट चेंज के दिशा में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनिशिएटिव्स वो फिर से पूछेगा। EP100 ये बहुत फेमस इनिशिएटिव है। जितने भी ये इनिशिएटिव है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव है। इसमें जो कंपनीज है वो भी मेंबर्स हैं, राइट। जैसे EP100, RE100 ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, ठीक है। EP100 इज एनर्जी स्मार्ट कंपनीज को खड़ा करने के लिए। इनफैक्ट इसमें वो कंपनीज भी है, ठीक है, जैसे इंडियन कंपनी JSW स्टील वगैरह हो गया, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह हो गया, जो बड़ी कंपनियां हैं। सोचो यार, 100 सबसे बड़ी कंपनियों की बात हो रही है तो इंडियन कंपनी इसमें नहीं आएगी क्या? है ना? देन EV100 इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए EV100+, ये जो इनिशिएटिव है, याद रखना, EP100, RE100, EV100 रूट टू जीरो, है ना। एंड अंडर टू कोalition रूट टू जीरो अंडर टू कोalition किसका है? क्लाइमेट ग्रुप का। ये सारे इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो याद रह ही जाएंगे, 100 100 100 100 जहां जहां आएगा क्लाइमेट ग्रुप, रूट टू जीरो, ठीक है, स्टील जीरो, जीरो जीरो क्लाइमेट ग्रुप, अंडर टू कोalition क्लाइमेट ग्रुप। इसमें PYQ बन भी गए हैं, फिर बनेंगे, तो बह मत जाना। WHO ने जो आपका है, ठीक है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन बहुत पुराना था,
और ये आपकी जो सबकी हेल्थ है, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन बहुत पहले एडॉप्ट कर ली थी, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिप्लेस इनिशिएटिव WTO का किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड E25 इनिशिएटिव WHO का, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि भैया अगर रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनी। इन्हें किडनी क्यों कहा जाता है, ये ऑप्शन को पढ़ो जरा, कि क्या ये वाटर साइकिलिंग कर रहे हैं, वेटलैंड इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ वगैरह वगैरह, एंड क्या ये एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट base upon which the fish, crustacean, mollusk and bird, reptile, etc. thrive? नहीं भैया। And then wetlands play vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization, and then aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients। भैया इनमें जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो ये है कि वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल पर्कुलेशन। भैया ये तो कहीं पे भी होता है वैसे, समझ रहे हो, सिंपल बात, ये सिर्फ वेटलैंड में नहीं होता है, ये कहीं पे भी होता है, सरफेस रन ऑफ वगैरह, ठीक है, ये आपकी रिवर्स में भी होगा, कहीं और भी होगा, ये स्पेसिफिकली किसी इस तरीके के वेटलैंड में नहीं होता है। ठीक, अब एल्गी ये भी कहीं पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, एल्गी तो आपको समंदर में भी मिलेगा, क्या आपको आप उसको किडनी कह देंगे, राइट। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल, दिस इज अ पोटेंशियल आंसर बट मोस्ट एक्यूरेट इज दिस। देखो आपकी किडनी क्या करती है, आपकी किडनी क्या करती है, आपकी किडनी जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है आपके खून में, उसको वहां से फ्रेश करती है, ठीक है, उसको वहां से बाहर निकालती है। ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल है, स्पेशली जो हार्मफुल मटेरियल है, हैवी मेटल हो गया, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो गया, उनको बाहर निकालने का काम कौन कर रही है, आपकी अर्थ की किडनी, वो कौन है, वेटलैंड्स। क्लियर। तो और वेटलैंड पे इन्होंने PYQ में भी क्वेश्चन पूछा है कि भैया अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स। नेक्स्ट आता है कि भैया वेटलैंड्स rules were framed by government of India based on the recommendations of Ramsar Convention। नेक्स्ट आता है कि wetlands rules also encompasses drainage area, catchment regions and wetlands are determined by the authority। सबसे पहले अगर आपको इसमें एलिमिनेट करना है तो वो ये करना है भैया, वेटलैंड ना एक्चुअल में जो वेटलैंड है वो आपके, आप जिस खेत में धान उगाते हो उसमें जब आपने पानी दे दिया है वो भी एक वेटलैंड बनता है। तो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो सब चीजें, सॉल्ट पैन, रिजर्वॉयर, ग्रेवल पिट्स, ठीक है, ठीक है, सीवेज फार्म, कैनल हो गया, ये सब चीजें, इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड, रामसार कन्वेंशन इनको भी वेटलैंड कंसिडर करता है। समझ रहे हो, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है रामसार के अकॉर्डिंग, रामसार के अकॉर्डिंग वेटलैंड को डिफाइन किया गया है, एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर, ठीक है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद द वाटर दैट स्टैटिक और फ्लोइंग फ्रेश, ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मैराइन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। भैया 6 मीटर से कम की जो डेप्थ वाले हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बनाएगा, एज पर रामसार कन्वेंशन जो वेटलैंड है वो क्या सिर्फ नेचुरल होने चाहिए, नहीं, वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। जो वेटलैंड है क्या उसकी डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं भैया, ये भी गलत है। वो यहाँ से ये भी बनाएगा कि भैया इनमें से कौन कौन वेटलैंड कंसिडर किए जाते हैं, इवन आपके इरिगेटेड एग्रीकल्चरल फील्ड भी वेटलैंड है। तो इसको कंजर्व करने का भी मैंडेट थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरिगेटेड ये लैंड को भी आप जो है कंजर्व करो, नो नो नो, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है कि भैया आपकी जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स है, जिसको रिसेंटली अमेंड भी किया गया है 2022 में, ठीक है, उस अमेंडमेंट्स को जाकर के पढ़ लेना, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो वेटलैंड कंजर्वेशन जो रूल्स हैं, क्या ये रिकमेंडेशंस ऑफ रामसार कन्वेंशन के बेसिस पे फ्रेम किए हैं, राइट। ये ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि भैया इंडिया में ऑल दो रामसार कन्वेंशन आपके रिवर चैनल है ना, पेडी फील्ड, इन सब चीजों को वेटलैंड के तौर पे कंसिडर करता है, बट इंडियन गवर्नमेंट इन्हें वेटलैंड कंसिडर नहीं करती है। दैट मीन्स रामसार कन्वेंशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारे रूल्स नहीं बने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कॉपी किया है। सो ये भी हटा दो, आंसर आपका 3 बन गया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे आगे के हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया। आई होप ये आपके जो है रिवीजन के लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रूव हो पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर देते रहिए जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।